Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we are going to discuss temperature and factors affecting distribution of temperature. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and never forget to hit the bell icon. So let us first see topic of the discussion, what we are going to study in this video. So firstly we see what is the temperature, then conduction, then convention, then advection, मीन टेम्परेचर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेंगे। और इससे जो दूसरी वीडियो होगी, दूसरे वाले इसका जो सेकंड पार्ट होगा, उसमें जो है हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर करेंगे और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर करेंगे। इस वीडियो में मेनली हम हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर करेंगे, राइट। सो लेट अस सी द इंट्रोडक्शन में जब हम देखते हैं सबसे पहले तो टेम्परेचर क्या होता है, राइट। सो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं जो इंटेंसिटी होती है हॉटनेस एंड कोल्डनेस की किसी भी सब्सटेंस की, यानी कि कोई भी सब्सटेंस कितना गर्म है, कितने डिग्री तक वो गर्म है या फिर कितनी डिग्री ठंडा है, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं, राइट। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट हीट एंड टेम्परेचर are generally appear synonyms to common people, but these two terms differ in their real meaning. कहते हैं कि जो आपके मनुष्य होते हैं या फिर जो आम लोग होते हैं, उनके लिए टेम्परेचर और जो हीट जो वर्ड है वो सिनोनिमली जो है वो यूज़ होता है। हमें लगता है कि हीट और जो टेम्परेचर है वो एक ही है, बट ऐसा नहीं होता। जो हीट है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, राइट। एंड जो आपका टेम्परेचर है वो जो है किसी भी कितना कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है उसकी डिग्री को बताता है, उसकी इंटेंसिटी को बताता है, राइट। सो मूविंग फर्दर लेट अस सी द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब हम टेम्परेचर के बारे में देख रहे हैं, तो अब हम देखें जो हमारा अर्थ सरफेस है, राइट, वो किस तरह से हीट होता है। सो द सोलर एनर्जी, जैसे कि आपको पता है, रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस इंक्लूड बोथ ग्राउंड सरफेस एंड वाटर सरफेस इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट एंड कैन बी टेम्पोरली स्टोर्ड। अब जो सूरज है, जैसे आप यहाँ पे आप सूरज देख रहे हैं, अब जो सूरज है वो आपको जो है आपको पता है कि जो हीट है ये प्रोवाइड करता है या आपके वाटर सरफेस को भी या फिर अर्थ सरफेस को भी, दोनों को। और अब जो हीट एनर्जी जो सोलर रेज जो आती है सन से, वो अर्थ सरफेस में जो है वो सेंसिबल हीट की तरह जो है स्टोर हो जाती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, राइट। जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो रेडिएट होती है अगेन आपके ग्राउंड सरफेस से एंड वाटर सरफेस से इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव इनटू द एटमॉस्फेयर। अब ये लॉन्ग वेव की फॉर्म में क्यों जो है एटमॉस्फेयर में वापस जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ कि ये आपका सन है, यहाँ से जो है वो सनरेज आई, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये हमारा अर्थ सरफेस है। अर्थ ने कुछ रेडिएशन को ऑब्जर्व किया, अपने पास रखा कुछ टाइम के लिए और कुछ टाइम बाद री वापस रेडिएट कर दिया एटमॉस्फेयर में, राइट। इस तरह का प्रोसेस है। अब जो ये वाली जो रेज है, राइट, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाली जो रेज है, कौन सी वाली, जो आ रही है इनकमिंग जो रेडिएशन है, इनको कहते हैं आपके इंसोलेशन या फिर इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन। इनको शॉर्ट वेव क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और जो वापस जाती है अर्थ सरफेस से, जो वापस जाती है एटमॉस्फेयर में, इनको लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। लॉन्ग वेव क्यों कहते हैं और टेरेस्ट्रियल क्यों कहते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, राइट। अब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द अर्थ, राइट। यू सी, जो प्रोसेस होती है हीट एनर्जी की जब रेडिएट होती है अर्थ सरफेस से, उसको ग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। यानी कि जो अर्थ जो है हीट एमिट करेगी हीट एनर्जी, उसको ग्राउंड रेडिएशन कहेंगे, राइट। क्लियर। नाउ द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर बैक टू द सरफेस इज कॉल्ड काउंटर रेडिएशन। अब क्या होता है, हमें पता है इनकमिंग रेडिएशन आई, राइट, और सरफेस ने इनको ऑब्जर्व किया, कुछ वापस चली गई, राइट। अब कुछ दोबारा जो एटमॉस्फेयर है वो री-रेडिएट वापस भेज देता है कुछ, और जो ये वापस दोबारा जो वापस आती है इनको क्या कहते हैं, काउंटर रेडिएशन, राइट। द काउंटर रेडिएशन इज अफेक्टेड मेनली वाटर वेपर एंड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैसे अफेक्ट करता है काउंटर रेडिएशन, या तो वाटर वेपर ऑब्जर्व कर देंगे या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर लेंगे, जो वापस आने वाली जो हीट है, राइट। तो इसकी वजह से जो है इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। जब एनर्जी जो है वो स्पेस में ना जाकर के वापस आती है, ये एटमॉस्फेयर में ही रहती है फिर, राइट, जो काउंटर रेडिएशन है आपकी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम देखेंगे जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह से हीट होता है, राइट। मैं आपको यहाँ पे वो भी बताऊंगी कि इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन को शॉर्ट वेव क्यों कहते हैं और आउटगोइंग को लॉन्ग वेव क्यों कहते हैं, राइट। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होती है, और ये इंसोलेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या होता है। इनकमिंग जो रेडिएशन होती है उनको इंसोलेशन कहते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू
point, the energy is radiated from the outer surface of sun which is known as photosphere. अब आपको सूरज इसमें दिख रहा होगा. अब जो इसका बाहर वाला पोर्शन है जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं, यहाँ से जो एनर्जी है वो अर्थ में आती है, राइट. द एटमॉस्फेयर जो एटमॉस्फेयर है वो 14% जो इनकमिंग एनर्जी है उनको ऑब्जर्व कर लेता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन को. और कुछ जो है ओजोन जो है ऑब्जर्व कर लेती है, कुछ वाटर वेपर ऑब्जर्व कर लेते हैं, कुछ अर्थ सरफेस ऑब्जर्व कर लेती है. ये हमने हीट बजट में अच्छे से देखा था कि कितना परसेंट कौन कौन ऑब्जर्व करता है, राइट. तो ये मैं आपको दोबारा डिस्कस नहीं करूँगी. तो पहला तो हम देख रहे हैं कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर किस तरह से हीट हो रहा है इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन से. जो सन से जो डायरेक्ट एनर्जी आ रही है एक तो उससे हीट हो रहा है, राइट. ये हमें लग गया पता. सम एनर्जी इज बीइंग स्कैटर्ड, ये भी हमें पता है. कुछ एनर्जी स्कैटर हो जाती है, कुछ अर्थ ऑब्जर्व कर लेती है, तो इट्स फाइनल. नाउ अब हम आते हैं पते की बात में. वो ये कि जो आपके जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है इनको शॉर्ट वेव क्यों कहते हैं और जो लॉन्ग वेव रेडिएशन को लॉन्ग वेव क्यों कहते हैं. अब देखें, जो आपको पता है जो सन से जो लाइट आती है, राइट, दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR, है ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है. एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी और दूसरी हो गई आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड. इस तरह का कुछ आपने देखा होगा जब स्पेक्ट्रम देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का. अब क्या होता है, अब आपको पता है कि जो सोलर रेडिएशन है, राइट, जो सूरज से आ रही है, सूरज का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है, राइट. इसका टेम्परेचर ज़्यादा हाई है तो इसमें एनर्जी कैसी होगी, एनर्जी भी ज़्यादा होगी, राइट. एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा जल्दी फास्ट जो है रेडिएशन आएंगी, फास्ट इस तरह से जल्दी, राइट, फास्ट आएंगी. तो क्या है ये, अब जो इनके बीच का जो दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं, राइट. और जो फ्रिक्वेंसी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है आपका कि पर यूनिट टाइम, राइट. पर यूनिट टाइम आप कहें 1 सेकंड में कितनी बार अकर हो रही है या फिर 1 मिनट में कितनी बार अकर हो रही है, उसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं, राइट. नाउ जो सोलर रेडिएशन आ रही है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन सन से, उनका टेम्परेचर ज़्यादा है, उनकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा है, राइट. तो वो जो है इसलिए उनको शॉर्ट वेव कहते हैं, राइट. क्योंकि इनकी वेव आप देखिए ना, इनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम है ना. शॉर्ट वेव काफ़ी कम है, काफ़ी कम देख रहे हैं आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख रहे हो. इनके बीच का जो डिस्टेंस है, वेवलेंथ है, वो काफ़ी कम है. शॉर्टर वेवलेंथ, हाई फ्रिक्वेंसी, राइट, मोर एनर्जी एमिट करती. उसी तरह से जो अब जो अर्थ जो रेडिएशन वापिस जो है जो भेजती है आपके एटमॉस्फेयर में, ये लॉन्ग वेव है. अब लॉन्ग वेव क्यों है, आपको पता है अर्थ पहले तो हीट को ऑब्जर्व करेगी, राइट. फिर अब जब ऑब्जर्व कर लेगी एक बार, उसके बाद जो है हीट जो है वो वापस भेजेगी जो आपके अर्थ है, राइट. तो इसमें क्या होता है, इसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी सनराइज की होती है, राइट. इसमें क्या होता है, इसमें लेस एनर्जी होती है और लो फ्रिक्वेंसी, कम एनर्जी होगी. कोई ढीला व्यक्ति होगा तो कैसे चलेगा, धीरे 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 धीरे, राइट. तो उसी तरह से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो भी आराम से जो है वो जाती है. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ट्रफ और क्रेस्ट के बीच का, वो ज़्यादा होता है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है, तो इसीलिए इनको टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं. नाउ आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल कि क्या कॉन्सेप्ट है. अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया कोई पॉइंट, प्लीज़ डू कमेंट मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन. सो लेट अस मूव फर्दर. ओके, तो मैं आपको एक बात तो बताने भूल गई कि जो हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो उसके बहुत सारे मतलब तरीके हैं, राइट. एक तो हम देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो गर्म होता है डायरेक्ट इंसोलेशन से. हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की ही बात कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी में, राइट. हम ह्यूमन टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट. दैट्स वाई. तो हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है उसको जो है कहाँ से वो हीट लेता है, एक तो इंसोलेशन से, दूसरा आपका कंडक्शन से, तीसरा कन्वेंशन से, एंड रेडिएशन एंड योर एडवेक्शन, राइट. अब जो रेडिएशन है ये मोर और सिमिलर सन की रेज से ही रिलेटेड है, राइट. इसको मैं अलग से नहीं कर पाऊंगी आपको, बाकी आपको मैं एक डायग्राम में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी इसको. नाउ कंडक्शन की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बहुत ही सिंपल. आप जब फॉर एग्जांपल आप जब जो है कम से कम 2 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, देन यू रीच इन योर ऑफिस, या फिर आपने पैदल, कह रही हूँ मैं, कोई बस में नहीं कह रही हूँ, आप पैदल गए, राइट. आप अपने 2 किलोमीटर ऑफिस गए, चाहे घर गए, चाहे आप अपने यूनिवर्सिटी गए, कहीं भी गए.
यू वेंट टू योर यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो फिर आप सुबह सुबह गए, भाग भाग के गए। जैसे ही आप पहुँचे अपने क्लासरूम में, राइट, या फिर अपनी लैब में जहाँ भी, तो फिर आपने जो है अपने फ्रेंड्स के साथ हेलो किया, और वो पहले से आए हैं 10-12 मिनट पहले से, आपने उनके साथ हेलो किया। उन्होंने कहा यार तेरे हाथ तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, राइट। अब उसको कैसे पता चला कि आपके हाथ गर्म है? जब उसका हाथ आपके हाथ पे आया, राइट। जब आपने हेलो किया, जब आपके हैंड ने उनके हैंड को टच किया, तो देयर मस्ट बी सम ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना, कुछ हीट ट्रांसफर हुई होगी। तो उनको लगा कि आपके हाथ गर्म है, या फिर ठंडे भी हों। ठंडे भी जब हों तब भी पता चलता है, क्योंकि एनर्जी तो जाती ही है, लूज तो होती है, चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडी हो, एनर्जी तो एनर्जी है। तो फिर तब आपको पता चलता है कि हाँ एनर्जी ट्रांसफर हुई है। वो क्या चीज़ होती है? वो कंडक्शन होता है। अब जो कंडक्शन है वो 2 तरह का होता है, राइट। अब आपको मैं और एग्जांपल देती हूँ एक। सर्दियों में अगर आप एक हाथ अपने पॉकेट में रखें, एक बाहर रखें, एक होगा ठंडा, एक होगा गर्म, राइट। अगर आप उन दोनों को आपस में रब करेंगे इस तरह से, तो क्या होगा? शेयरिंग ऑफ एनर्जी होगा। तो वही कंडक्शन है, बस आपने वही याद रखना कि दैट इज़ अ कंडक्शन, राइट। जो कंडक्शन में क्या होता है, एक बॉडी से या तो दूसरी बॉडी को एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, या फिर बॉडी के किसी एक पार्ट से जो है दूसरे बॉडी के पार्ट को जो है एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। दैट इज़ कंडक्शन, सिंपल। चलिए हम देखते हैं स्लाइड में क्या है। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मॉलिक्यूल ऑफ मेटल इन एनी बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन। यानी कि अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब फिजिक्स से रिलेटेड बात करी है। फिजिकल भी है, क्योंकि जब हाथ रब करते हो तो फिजिकली यू रब बोथ हैंड्स, राइट। तो इसी तरह से जो यहाँ पे क्या होता है, जब मेटल से किसी दूसरे मेटल, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट, जिसमें कि ट्रांसफ़र हो सके हीट, तो इसलिए मेटल यहाँ पे यूज़ किया है वर्ड। जब हीट ट्रांसफ़र होती है मॉलिक्यूल ऑफ मेटल से, या फिर मॉलिक्यूल ऑफ बॉडी आप कह सकते हो, किसी दूसरी बॉडी में, उसको कंडक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया है, ये कुछ इसने जो है टूल उठाया है, और जो है इन्होंने जो है आप देख रहे हो अगरबत्ती के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब आप देख रहे हो रेडिश रेडिश, अब ये गर्म हो रहा है, राइट। जैसे ये इतना करीब रखेगा इसके, या फिर कुछ टाइम और, तो फिर इसकी जो हीट है वो हाथ तक पहुंच जाएगी। तो ये एक तरह का कंडक्शन है, राइट। तो कंडक्शन कैसे होता है? वो 2 तरह से होता है, वो मैंने आपको पहले समझा दिया है। वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, राइट, या फिर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और जो कंडक्शन है मैं आपको बता दूं, ये इफेक्टिव कब होगा? जब आपका जो टेम्परेचर है वो इक्वल नहीं होगा, राइट। अगर तो दोनों हाथ आपके गर्म है तो आपको ठंडे का एहसास होगा भी नहीं, और एक ठंडा होगा एक गर्म होगा, तब जाके आपको लगेगा पता कि ये वाला हाथ गर्म है, ये वाला ठंडा है, राइट। मैं आपको पहले समझा दिया है, आई विल नॉट एक्सप्लेन मोर टू यू, आप खुद समझदार हैं। नाउ कमिंग टू कन्वेक्शन, राइट। सो कन्वेक्शन की जब हम बात करते हैं, कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो हीट एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में वर्टिकल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ये, राइट। कन्वेक्शन क्या होता है? अपर एटमॉस्फेयर में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। वर्टिकल जो मूवमेंट होता है एयर का, उसको कन्वेक्शन कहते हैं सिंपल भाषा में। हम अभी इसको डिस्कस भी करेंगे यहाँ। द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू द मूवमेंट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इफेक्टिव कन्वेक्शन टेक प्लेस इन फ्लूइड एंड गैसेस। द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो वर्टिकली हीट होता है एटमॉस्फेयर, उसको कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मैंने आपको समझा दिया है, आई विल नॉट एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। कन्वेक्शन की जब हम बात करते हैं, आपको पता है जो सनरेज है, रेडिएशन आप देखते हो, ये अर्थ सरफेस पे आई, इसने जो है अर्थ को गर्म किया। अब गर्म हुई हवा जो इसके कांटेक्ट में आई, अर्थ सरफेस ग्राउंड के कांटेक्ट में जो हवा आई, यहाँ से आई हवाएं, ठीक है, वो ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में आ गई, और उसके बाद जो ग्राउंड सरफेस क्योंकि जो है वो गर्म हो गया रेडिएशन की वजह से, अब जो वो हवाएं अर्थ सरफेस पे आई, गर्म होने की वजह से वो वार्म हुई। आपको पता है वार्म एयर क्या होता है? उसका जो वेट है लाइट होता है, और ये ऊपर की ओर जो है वो चलने स्टार्ट हो गई, राइट। ऊपर की ओर चलने स्टार्ट हो गई, और ऊपर वाली जो हवा यहाँ पे थी, और इसने इस हवा को भी गर्म कर दिया, राइट। तो इसको कन्वेक्शन कहते हैं। बाकी अगर ये काफ़ी हाइट में जाएगी तो कूल हो जाएगी, राइट, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, दैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आपको अभी इतना ही समझना है, राइट। जो हवा है ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में आई, गर्म हुई और राइज हो गई, दिस इज कन्वेक्शन। आपको इतना याद रखना है, बाकी ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू एडवेक्शन। एडवेक्शन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। जब जो एयर है वो हॉरिजॉन्टली मूव होती है, राइट। अब ऐसा थोड़ी ना कि एयर जो है ग्राउंड से सीधा स्पेस पे जाएगी, हॉरिजॉन्टली अरे परे भी तो जाती है, राइट। तो जो पैरेलल जो है जब हवा चलती है तो उसको जो है उसको क्या कहते हैं? एडवेक्शन। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड
या फिर हॉरिजेंटल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एडवेक्शन, जिससे आपकी लू चलती है, लोकल जो विंड्स है कई सारी, राइट, वो जो है एडवेक्शन का एग्जाम्पल है। नाउ कमिंग टू मीन टेम्परेचर। सो मीन टेम्परेचर, मीन मतलब एवरेज, राइट। सो ऑल टाइप ऑफ एवरेज टेम्पर, किसी भी तरह का एवरेज टेम्पर, चाहे वो डे का हो, सीजन का हो, या फिर आपके एनुअल का हो, उनको कहते हैं मीन टेम्परेचर। अब जैसे अगर मंथली हो तो उसको क्या कहेंगे, मीन मंथली टेम्परेचर। एवरेज जो टेम्परेचर होता है ना उसको मीन टेम्परेचर कहते हैं, आपको ये याद रखना है, राइट। और अगर मंथली होगा तो क्या बोलेंगे, मीन मंथली टेम्परेचर। अगर सीजनली होगा तो मीन सीजनली, अगर एनुअली होगा तो मीन एनुअली टेम्परेचर, राइट। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, 2 से 4 बजे तक। अब 2 से 4 बजे तक क्यों होता है, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ। आपको पता है सन जो है वो, उसकी जो रेज है वो काफ़ी वर्टिकल पड़ती है आपके इक्वेटर पे, राइट। अब ज़्यादा से ज़्यादा हीट तो जो है वो आपको देखने मिलेगी 9 बजे से 12 बजे तक वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, राइट, अब उसको भी तो गर्म होने के लिए टाइम लगेगा, गर्म होगा फिर वो हॉट हीट को जो है वो वार्म एयर जो है वो राइज होगी, तो उस जो टाइम लग जाता है फिर ना 1 बजे के बाद, 1 बजे के बाद वो राइज होगी, राइट। तो इट टेक्स टाइम, फिर जाके हमें गर्मी महसूस होगी। तो इसीलिए जो आपका जो फिर मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो कब जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, 2 से 4, और जो मिनिमम है वो सुबह 4 से 5 मॉर्निंग में, राइट। ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको जो है करवाऊंगी आगे, एक जो है वीडियो आएगा उसमें करवाऊंगी। ना हाईएस्ट टेम्परेचर जो है अगर हो 24 आवर्स में हाईएस्ट टेम्परेचर डे में, तो उसको बोलेंगे मैक्सिमम डेली टेम्परेचर, अगर कम है तो बोलेंगे मिनिमम डेली टेम्परेचर। देन कमिंग टू डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम डे ऑफ टेम्परेचर। जो डिफरेंस होता है मिनिमम और मैक्सिमम डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर में, उसको बोलेंगे डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर। इफ़ मंथली होगा तो बोलेंगे मंथली रेंज ऑफ टेम्परेचर, एंड इफ़ मंथली अगर एनुअली होगा तो बोलेंगे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। नाउ कमिंग टू फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि आपका लैटिट्यूड हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम कोस्ट हो गया, नेचर ऑफ लैंड हो गया, नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस हो गया, नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप हो गया, प्रिवेलिंग विंड्स हो गई, और ओशन फ्रंट्स। नाउ कमिंग टू फर्स्ट फैक्टर विच इज़ आवर लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड में आपको पता है कि इक्वेटर में जो सन की रेज है वो काफ़ी, यहाँ देखिए हम डायरेक्ट आती हैं, राइट, काफ़ी डायरेक्ट, तो यहाँ पे इंसुलेशन जो हीट एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, राइट। तो टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली पोलवर्ड। पोल में क्योंकि जो सनराइज है वो काफ़ी स्लैंटिंग होती है, आप देख रहे हैं, काफ़ी ओपेक होती है और काफ़ी टाइम इनको ट्रैवल करना पड़ता है, तो टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी कम होता है। तो आप इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो आपका, जैसे आप इक्वेटर से पोलवर्ड जाते हो तो टेम्परेचर जो है वो कम होता है, डिक्रीज होता है, राइट। बाकी हम यहाँ देखेंगे कि हमने क्या लिखा है। द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ पर्टिकुलर प्लेस नियर द लॉन्ग सरफेस डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव एट दैट प्लेस। यानी कि कितनी इंसोलेशन किसी भी सरफेस पे जो है वो रिसीव हो रही है, वहाँ का टेम्परेचर उस इंसोलेशन पे डिपेंड करेगा, किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड पे कितनी इंसोलेशन आ रही है, राइट। अगर ज़्यादा आ रही है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर कम आ गई है तो टेम्परेचर कम होगा, राइट। नाउ कमिंग टू, मैंने आपको समझा दिया है कि इक्वेटर से पोलवर्ड जो है टेम्परेचर कम होगा। वर्टिकल रेज जो है पड़ती है सन की इक्वेटर में, राइट, फिर भी इक्वेटर पे मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो है वो सन रेज होती है, इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है, तो फिर प्रेसिपिटेशन जो है, फिर इवेपोरेशन जल्दी होगा, कंडेंसेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन भी जल्दी हो जाता है, तो मॉडरेट कर देता है यहाँ का टेम्परेचर इक्वेटर का, राइट। तो फिर मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ का होगा? सब ट्रॉपिकल एरिया का, टेम्परेट रीजन में जो है वो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे क्लियर स्काई होते हैं, डेजर्ट जो है वहाँ पे एरिया है ज़्यादा, और एयर वहाँ पे सबसाइड होती है। ये सब्सिडेंस ऑफ एयर क्या होगा, ये हम जब हेडलेस सेल, पोरल सेल, फेरल सेल देखेंगे तो तब हम इसको डिस्कस करेंगे, राइट। मैंने आपको ये बता दिया है ना कि इक्वेटर में टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पोल, राइट। नाउ कमिंग टू ऑल्टीट्यूड। अब हम देखेंगे ऑल्टीट्यूड में भी क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट, राइट। किस रेट पे? 6.5 डिग्री पर किलोमीटर, राइट, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। अब ये 6.5 पर किलोमीटर रेट, इसको और क्या कहते हैं ये आप मुझे बताइएगा, राइट। इसको रेट कुछ कहते हैं, वो आप मुझे बताइएगा कि क्या है ये। तो जो अब जो टेम्परेचर है जो हाइट के साथ डिक्रीज हो रहा है वो किस वजह से होता है? उसके लिए 2 रीज़न है। पहला तो ये कि जो अर्थ का जो नीचे वाला पोर्शन है वो जो है हीट
जो है गेन करता है जब वो अर्थ की सरफेस के कांटेक्ट में एयर आती है, राइट। पोर्शन ऑफ द atmospheric coming in direct contact with the surface gets more heated from ground, but as we go higher the heat to be transported above decrease and hence temperature also decrease. जो लोअर पोर्शन है अर्थ का जो कि ग्राउंड के कांटेक्ट में है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा ग्राउंड सरफेस की वजह से हीट वहाँ पे ट्रांसफर होती है क्योंकि लोअर पोर्शन में। लेकिन जो जैसे ही हाइट इंक्रीज होती है एटमॉस्फेयर की वैसे ही टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, राइट। सिग्मा रूल हमने देखा था कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर जब हमने देखा तो मैंने आपको बताया था कि वो क्या चीज़ है। चलिए मैं आपको इसमें भी बता दूंगी। दूसरा ये है कि जो लेयर्स ऑफ एयर है, राइट, वो डेंस होती है आपके लोअर पोर्शन में क्योंकि एयर की जो लेयर्स है उसमें डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, वाटर वेपर भी होते हैं जो कि एनर्जी को होल्ड करके रखते हैं, इसलिए हीट वहाँ पे ज़्यादा होती है। जैसे ही आप हाइट में जाओगे वाटर वेपर भी कम होंगे, डस्ट पार्टिकल भी कम होंगे, यानी कि एयर लेस डेंस होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा, राइट। ये आपको समझ में आ गया। ओके, नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये आपके ट्रोपोस्फेयर में होता है। सिग्मा रूल इस तरह का कुछ था। यहाँ पे हमारा ट्रोपोस्फियर था, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, राइट। तो ये हमारा ग्राफ था कुछ इस तरह का। इस टेम्परेचर है, राइट, सॉरी टेम्परेचर यहाँ होगा, ये हाइट होगी, राइट। तो आप देखेंगे कि ट्रोपोस्फियर में जो टेम्परेचर है वो कम है, राइट। और जैसे आप स्ट्रेटोस्फियर में जाएंगे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया। ये क्यों इंक्रीज होता है वो मैंने आपको सारा समझाया है, फिर यहाँ पे जाके डिक्रीज हो जाएगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा। वो मैंने आपको ऑलरेडी जो है स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन जो हमने किया था टॉपिक, उसमें जो है मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। नाउ कमिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट। अब कोई भी एरिया कोस्ट से कितना दूर है इस पर भी डिपेंड करता है टेम्परेचर, राइट। अगर कोई एरिया फॉर एग्जांपल मुंबई वो कोस्ट के बिल्कुल नज़दीक है तो आपको पता है वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट, राइट। अगर दिल्ली जैसे पार्ट में देखो, दिल्ली एंड राजस्थान वाला पार्ट वो कोस्ट से काफ़ी दूर है तो गर्मियों में ज़्यादा गर्मी, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी। जबकि मुंबई में क्या होता है, सर्दियों में कम सर्दी, प्लेजेंट वेदर, एंड समर में भी, राइट, ना उतनी ज़्यादा गर्मी ना उतनी ज़्यादा सर्दी। नाउ अब हम ये देखते हैं जो डिस्टेंस फ्रॉम कोस्ट है इसको हम कॉन्टिनेलिटी जो हमारी इफेक्ट है उससे हम समझ सकते हैं इसको, राइट। नाउ हाउ, अब आपको पता है कि जो लैंड है उसकी स्पेसिफिक हीट काफ़ी कम होती है, राइट, वाटर के मुकाबले, सी के मुकाबले। तो जो आपके जो लैंड है वो डे टाइम पे जल्दी गर्म हो जाती है, जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी ज़्यादा जल्दी ये हीट भी लूज़ कर देती है। गर्म हुई, वार्म एयर जो है ऊपर उठी, वार्म एयर ऊपर एक सर्टेन हाइट में जाके, सर्टेन हाइट में फॉर एग्जांपल, चलिए हाइट को छोड़िए अभी, हम इसको जो है ऐसा करते हैं, यहाँ पे लैंड वाला पोर्शन है आपका, ठीक है। ये वार्म एयर जो है वो वार्म हुई एयर लाइट होके ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद सर्टेन हाइट में गई और फिर ये क्या हुआ, ये कोल्ड हुई और जो है कोल्ड जैसे ये फिर हैवी हुई, राइट। कोल्ड हवा जो है वो हैवी होती है ना, वॉल्यूम इसका वो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, हैवी हो गई और ये वापस आप देख रहे हो सी में आ गई। इस तरह से हवाएं चली लैंड से सी की तरफ, राइट। आप दूसरे वे में आप अच्छी तरह से ये समझ सकते हैं कि जो हवाएं हैं, अभी देखिए आप डे टाइम में क्या होता है, जो आपका लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा, कम, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, राइट। ऑल दिस खिचड़ी आई विल क्लोज, ओके। लैंड में जो है आपको पता है गर्म हो गया, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर कम, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा और जो आपका सी है, राइट, ये आराम से जो है वो गर्म होगा, यानी कि ठंडा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। तो आपको पता है विंड कहाँ से ब्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, समझ में आ गया। और यही स्थिति जो है फिर नाइट में जो है वो उल्टी हो जाती है। लैंड में जो है वो हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है क्योंकि लैंड जो है रात को ठंडी हो जाती है, राइट, तो हाई प्रेशर जनरेट होता है। और सी जो है क्योंकि कंपेरेटिवली ये वार्म रहती है, टेम्परेचर आराम से लूज करती है, तो फिर हवाएं अभी जो है वो लैंड से सी की तरफ चलना स्टार्ट हो जाती है नाइट में। तो ये आपने डिस्टेंस फ्रॉम कोस्ट, ये मैंने आपको समझा दिया है। अगर कोई भी क्षेत्र जो है आपके कोस्ट के नज़दीक होगा तो क्या होगा, मॉडरेट टेम्परेचर होगा वहाँ पे, क्योंकि ये जो लैंड और सी ब्रीज है ये टेम्परेचर को मॉडरेट कर देती हैं। लेकिन जो दूर होगा वहाँ पे टेम्परेचर जो है काफ़ी वेरिएशन वहाँ पे देखने को मिलेगी। नाउ नेचर एंड लैंड एंड वाटर, ये भी मैंने आपको इसी में समझा दिया है, स्पेसिफिक वाटर में, राइट। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट मोर। नाउ कमिंग टू प्रिवेलिंग विंड्स, ओके, एक कॉन्सेप्ट और बचता है, वही मैं देख रही थी, आई थिंक, नहीं इट्स हियर, ओके फाइन। ओके, नाउ कमिंग टू प्रिवेलिंग विंड्स। प्रिवेलिंग विंड्स की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा है कि जो विंड्स हैं, राइट, जो लोकल विंड्स हैं या फिर कहीं जो मॉनसून विंड्स है,
वो क्या करती हैं, वो भी जो है टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। आपको पता है जब लू चलती है ना इंडिया में, नॉर्दर्न वाले पार्ट में, तो क्या अपने साथ क्या लाती है वो? गर्मी लाती है। राजस्थान वाले पार्ट में, वेस्ट बंगाल में जो है ये चलती है, तो ये सहारा डेज़र्ट को पार करके आती है, वहाँ से अपने साथ ये वार्म और ड्राई विंड होती है, अपने साथ गर्मी ले आती है और काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर कर देती है राजस्थान वाले पार्ट का, राइट? और वहीं हम देखें जब मानसून्स आते हैं इंडिया में, वो अपने साथ बारिश तो लाते ही लाते हैं, साथ में टेम्परेचर को मॉडरेट भी कर लेते हैं। तो ये प्रिवेलिंग विंड्स का एग्जांपल हो गया। अब ओशन करंट्स, जो ओशन करंट्स है उसका भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर पे। हमें पता है ओशन करंट दो तरह की होती है, एक वार्म ओशन करंट, दूसरी कोल्ड ओशन करंट्स, राइट? तो फॉर एग्जांपल जो वार्म ओशन करंट है वो टेम्परेचर को क्या करेगी, राइज करेगी। कोल्ड ओशन करंट क्या करेगी, टेम्परेचर को डिक्रीज करेगी, कम कर लेगी। तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो राइज करती है एवरेज टेम्परेचर कोस्टल एरिया का, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में। ये गल्फ स्ट्रीम है आपकी, मैप में उतना अच्छे से दिख नहीं रहा, तो देखिए रेड वाली जो है ये वार्म करंट है, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन के साथ मिल जाती है और इस तरफ वाले पार्ट में वेस्टर्न जो यूरोप वाले पार्ट में चली जाती है और अपने साथ जो है गर्म हवाएं ले जाती है और वहाँ का जो है टेम्परेचर मॉडरेट कर लेती है। उसी तरह से लेब्राडोर करंट अगर देखें तो ये ऊपर आर्टिक से आ रही है, यहाँ से लेब्राडोर करंट ठंडी जो है ये कोल्ड करंट है, राइट? और ये क्या करती है, ये जो आपका जो ये वेस्टर्न वाला अमेरिकन वाला कनाडा वाला पार्ट है ना, नॉट वेस्टर्न यूरोप बट वेस्टर्न अमेरिका कनाडा वाला पार्ट है, यहाँ पे जो है ये कोल्ड जो है एयर ले आती है, विंड ले आती है, तो यहाँ पे काफ़ी स्नो और जो टेम्परेचर है काफ़ी लो होता है, राइट? तो आपको लग गया ना पता, ओशन करंट भी अफेक्ट करती है टेम्परेचर को। नाउ जो ओशन करंट्स है ये इक्वलाइज भी करती है टेम्परेचर, यानी कि इक्वल भी करती है टेम्परेचर, और दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी हम ओशन करंट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे ओशनोग्राफी वाले पार्ट में, राइट? उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो। चलिए, नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस। अब हम नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस की बात करते हैं। अब उससे भी जो है ग्राउंड सरफेस किस तरह का है, उसका इफेक्ट भी होता है टेम्परेचर के ऊपर, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप फर्ज करें अगर ग्राउंड का जो सरफेस है, राइट, अगर वो बिल्कुल स्नोई है, राइट, तो क्या वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो इंसोलेशन आएगी वो सारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। हमने देखा था ना कि अल्बिडो क्या होता है, हमने हीट बजट में देखा था। अल्बिडो क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट? जो अल्बिडो होता है उस स्नो का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो सन की जो रेज है वो रिफ्लेक्ट कर देगा बैक। अगर वहीं जो है हमारे पास डार्क सॉइल वाला रीजन होगा, राइट, तो वो एब्जॉर्व कर लेगा टेम्परेचर को, तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। या फिर वेजिटेशन है कहीं स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड वेजिटेशन है, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाई है, राइट, कम वेजिटेशन है, तो क्या होगा, यहाँ पे अच्छी ग्रोथ होगी वेजिटेशन की, टेम्परेचर अच्छा होगा। अगर मानो यहाँ पे एक घनी वेजिटेशन हो जाए, सारे में पूरा एरिया ये इस तरह से फॉरेस्ट कैनोपी हो जाए, तो क्या होगा, सनरेज यहीं तक आ पाएंगी ना, ग्राउंड सरफेस तक नहीं पहुँचेगी, यहाँ का टेम्परेचर कम होगा। तो अर्थ का सरफेस, ग्राउंड का सरफेस किस तरह से है उस पर भी डिपेंड करता है टेम्परेचर, ये चीज़ें भी अफेक्ट करती है टेम्परेचर को। नाउ कमिंग टू नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप। चलिए मैं आपको समझाती हूँ ग्राउंड स्लोप का। नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप में मैं आपको बताऊँ तो ओके, दिस इज़ योर, ये आप सोचिए एक पहाड़ है, दिस इज़ योर सन की रेज डायरेक्ट आ रही है। अब ये वाला जो स्लोप है जो सन के बिल्कुल फेस कर रहा है, सन को फेस कर रहा है, अब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि इंसोलेशन डायरेक्ट आ रही है सरफेस में, राइट? और जो ये वाला पार्ट है पीछे वाला लेवर्ड साइड जहाँ पे सन की रेज आ ही नहीं रही, ये क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। तो ग्राउंड का जो स्लोप है वो भी फैक्टर है एक टेम्परेचर को डिटरमाइन करने वाला, राइट? जो पार्ट फेस करेगा या फिर आपके सन को, वो रिसीव करेगा ज़्यादा इंसोलेशन, राइट, एज कम्पेयर टू ऑपोजिट फेस ऑफ दिस स्लोप, राइट? यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, ये तो जाहिर सी बात है, राइट? अगर आप हीटर भी सेकोगे, अगर आप फॉर एग्जांपल हीटर सेक रहे हो, अपने हाथ सेक रहे हो, आप मुंह के सामने से खड़े हो हीटर के पास, तो आपके जो हाथ है वो हाथ ही गर्म होंगे ना, आपकी पीठ तो गर्म नहीं होगी। पीठ आपकी तब गर्म होगी जब आप टर्न करोगे, राइट? लेकिन स्लोप आप टर्न नहीं कर सकते, राइट? पीठ को तो कर लोगे। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ इसे समझने के लिए कि अगर आप हाथ की तरफ से खड़े हैं हीटर के पास, तो आपके अगला वाला जो पोर्शन है बॉडी का वो गर्म होगा, ना कि आपकी जो बैक है या फिर जो आपके नेक है, पीछे वाला पोर्शन सिर का जो है वो गर्म होगा, राइट? सो दिस इज वन एग्जांपल। आई नो अजीब सा एग्जांपल है बट यू कैन अंडरस्टैंड इट दिस वे, राइट? नाउ कमिंग टू हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमने फैक्टर्स ऑफ टेम्परेचर कर लिए अच्छे से। नाउ कमिंग टू हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कि हॉरिजॉन्टल जो है टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, राइट? यू सी हियर यूजुअली क्या होता है, जो टेम्परेचर है हमने देखा वो इक्वेटर से पोल की तरफ जो है वो
क्या होता है, डिक्रीज करता है, यानी कि लो लैटिट्यूड में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हाई लैटिट्यूड में टेम्परेचर कम होता है, राइट। जो चेंज होता है टेम्परेचर, या फिर ज़्यादा हम कहें जो डिक्रीज होता है टेम्परेचर पोलवर्ड, उसको क्या कहेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट, राइट। जितना जो है टेम्परेचर अगर ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर कम होगा टेम्परेचर, मतलब कम वेरिएशन होगा टेम्परेचर में, तो हम उसको क्या कहेंगे, जेंटल ग्रेडियंट टेम्परेचर, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर का, अगर हमने उसको वर्ल्ड मैप में दिखाना होगा, राइट, स्टडी करना होगा उसको, तो हम किसकी हेल्प से करेंगे, आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स क्या होते हैं, आइसोथर्म्स वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि ग्लोब पे उन सभी प्लेसेस को ज्वाइन करती हैं जिनका जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो, राइट, रिड्यूस टू सी लेवल। एलिवेशन ऑल्टीट्यूड इसमें नहीं लेते, सी लेवल, राइट। इजंट इट टू ऑल ऑफ यू? आई होप कि आपको लग गया पता। आइसोथर्म्स को अगर आपने वर्ल्ड मैप में दिखाना हो तो किसकी हेल्प से दिखाएंगे, सॉरी टेम्परेचर को दिखाना हो तो आइसोथर्म्स से दिखाएंगे। आइसोथर्म्स ये जो लाइंस है ना, ये आपको दिख रही हैं, तो जो 40 डिग्री है ना, जिसने इसको कनेक्ट किया है 20 डिग्री एंड ऑल दिस, तो ये जो पूरा आइसोथर्म है एक, इसका मतलब है ये जो पूरे जो प्लेसेस इस लाइन पे जितने भी हैं इनका इक्वल टेम्परेचर है, राइट। एक्सेप्ट आपने क्या एक्सेप्ट करना है यहाँ पे, योर ऑल्टीट्यूड को कंसिडर नहीं करते, राइट। नाउ कमिंग टू रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तो किस तरह से जो है टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, सो एक बात मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो आइसोथर्म्स है वो काफ़ी क्लोज है, राइट। जो यहाँ पे देख रहे हो आइसोथर्म्स उतनी क्लोज नहीं, ऐसा क्यों, सोचिए। देखिए, जो सदर्न वाले पार्ट में जो मोर आपका वाटर सरफेस है, तो टेम्परेचर का वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं है, मोर और लेस सेम ही है, इसीलिए जो आपके आइसोथर्म्स है वो दूर दूर है, उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। जबकि आप लैंड वाले पोर्शन में देखोगे जो आइसोथर्म्स है दे आर वेरी क्लोज। इसका मतलब क्या है कि स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट है, जो टेम्परेचर है वो काफ़ी जो है जल्दी जल्दी जो है वो चेंज हो रहा है, राइट। अब ऐसा क्यों होता है, आपको पता है अर्थ की क्या टेंडेंसी है, कहीं पे लूज़ कर लेगी, आपके कुछ पोर्शन लूज़ कर देगी, सनराइज जल्दी कुछ नहीं करेगी, कहीं पे सी आ रहा है, कहीं पे लैंड है, कहीं पे सी है, कहीं पे डिप्रेशन है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे प्लेटू है, इसलिए इतनी ज़्यादा वेरिएशन है, राइट। नाउ अगर आप देखेंगे, राइट, सो जो इस तरह का जो ये डिप्रेशन आ रहा है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर में काफ़ी क्या है, वेरिएशन है, राइट। आप यहाँ पे भी देख रहे हो इतनी ऊपर जा रहा है तो टेम्परेचर क्या है, इसमें ज़्यादा है, राइट। सो ये मैंने आइसोथर्म्स के बारे में आपको बता दिया जितना भी रिक्वायर्ड है। ना कमिंग टू रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, सो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर किसने किया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज्योग्राफिकल थॉट का क्वेश्चन है ये। नाउ एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर, चलिए ये आपको तो पता लग गया, ग्रीक जो है वो थिंकर्स से जिन्होंने ग्लोब को 3 भागों में डिवाइड किया था। लैटिट्यूड के बेसिस पे हमने जो है कैटेगराइजेशन किया है, राइट। उन्होंने डिवाइड किया था ग्लोब को ट्रॉपिकल जोन में, ये वाला जो पार्ट है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक। फिर उन्होंने डिवाइड किया था आपके टेम्परेट जोन में, ये वाला पोर्शन 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये दोनों वाले पोर्शन, राइट। चलो मैं पेन जो है वो चेंज करती हूँ अपना। ओके फाइन, नाउ दिस ये वाला जो पोर्शन है वो टेम्परेट रीजन, और जो लास्ट में आपका जो रीजन बचता है 66.5 डिग्री से लेकर नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री तक, तो वो आपका कौन सा रीजन है, फ्रीज्ड जोन इन्होंने इसको कहा, राइट। ये आपको लग गया पता। नाउ आपको ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो या फिर नहीं भी है तो मैं आपको इतना मान के चलती हूँ कि इतना तो आपको पता ही होगा, ये बीच में जो लाइन है जो कि ग्लोब को काट रही है इक्वल भाग में, 2 भाग में, ये वाली जो आपके ये वाली जो रेखा है इसको इक्वेटर कहते हैं। 23.5 डिग्री में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 में आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ऊपर वाली आपके नॉर्दर्न वाले पार्ट, राइट। सो दिस इज अबाउट, ये हो गया। अब मैं आपको ओके फाइन, नाउ व्हाट आई हैव टू एक्सप्लेन यू पीपल हेयर, हमने ये पहले डायग्राम देखा था ना सनलाइट्स का, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी लिखा है कि 26 + 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है यहाँ का, क्यों, क्योंकि सन की जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है यहाँ पे इक्वेटर में, राइट, इस वाले रीजन पे, तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, इंसोलेशन ज़्यादा है। अब सन जैसे ही ऊपर जाएगा उसको इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो जो सन की जो रेस है वो भी कैसी हो जा रही है, स्लांट हो जा रही है, राइट। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम है, इंसोलेशन मतलब कम है टेम्परेट वाले जोन में, राइट। फिर कमिंग टू योर पोलर रीजन, सनराइज को काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है ऊपर, राइट। और यहाँ पे
इंसोलेशन उतनी ज़्यादा नहीं पहुंच पाती, राइट। बर्फ़ जो है पूरे सालों साल जो है यहाँ पे जमी रहती है, तो यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम है। सो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में आपने ये याद रखना है। लेकिन आपके जो इक्वेटर वाला जो पोर्शन होता है ना, बेल्ट ऑफ डोलड्रम जिसको कहते हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया 20 बार, क्योंकि यहाँ पे जो है इंसोलेशन ज़्यादा होती है, तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है। इवेपोरेशन होता है तो कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, जो कि टेम्परेचर को मॉडरेट करता है। और जो बाकी जो पार्ट है बियॉन्ड योर ट्रॉपिक सब ट्रॉपिकल वाला रीजन, इसमें टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है इक्वेटर से, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट। नाउ कमिंग टू थर्मल एनोमली। जो थर्मल एनोमली होता है, ये क्या होता है? जो डिफरेंस होता है किसके बीच में, बिटवीन ऑब्जर्व्ड टेम्परेचर ऑफ प्लेस। कहीं किसी जगह आप गए, मान लो आप शिमला गए, राइट। आपने वहाँ पे टेम्परेचर देखा कि ओके, गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर जो है वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, यू हैव टू ऑब्जर्व, एंड द मीन टेम्परेचर ऑफ लैटिट्यूड पासिंग थ्रू दैट प्लेस। अब जो लैटिट्यूड शिमला से पास हो रहा है, उसका जो मीन, जो उसका टेम्परेचर है, राइट, वो मानो 30 डिग्री है उसमें। अब इसमें डिफरेंस आया ना कितने का? 5 डिग्री का। जो ये डिफरेंस आया, राइट, इसको कहेंगे थर्मल एनोमली। इजंट इट टू ऑल ऑफ यू, राइट। अगर माने आपने ऑब्जर्व किया था टेम्परेचर शिमला का 25 डिग्री आया, लेकिन आया 30 डिग्री, राइट, ज़्यादा है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पॉजिटिव एनोमली, पॉजिटिव थर्मल एनोमली। इफ ऑब्जर्व टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर प्लेस वो ज़्यादा होगा मोर देन मीन टेम्परेचर ऑफ लैटिट्यूड का, मीन टेम्परेचर। चलिए, जो मीन टेम्परेचर है वो अगर उससे ज़्यादा होगा, तो मीन टेम्परेचर मानिए आप यहाँ पे 20 मान लेते हैं, 20 शिमला का, तो फिर भी 5 डिग्री का तो डिफरेंस आया ही। तो देखो 5 डिग्री कम आया, राइट। जो आपका जो ऑब्जर्व टेम्परेचर है वो 5 डिग्री कम आया, राइट, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव। अगर 5 डिग्री ज़्यादा आता तो उसको बोलते हैं नेगेटिव, इजंट इट। नाउ इक्वल थर्मल एनोमली ऑफ सेवरल प्लेसेस इज कॉल्ड एनोमलस टेम्परेचर। अगर बहुत सारी प्लेसेस का जो इक्वल अगर एनोमली हो, थर्मल एनोमली हो, उसको क्या कहेंगे? एनोमलस, राइट, एनोमलस टेम्परेचर। और जो लाइन वर्ल्ड मैप पे इन इक्वल एनोमलस वाले प्लेसेस को ज्वाइन करती है, इमेजिनरी लाइन, उसको क्या कहेंगे? इज एनोमलस, राइट। ये आ गया आपको, दैट्स ऑल अबाउट यहाँ तक। नाउ कमिंग टू सम टर्म्स विच आर इम्पॉर्टेंट। अब मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, यही लास्ट स्लाइड है, देन आफ्टर यू कैन सी अदर थिंग्स, राइट। आपकी छुट्टी फिर यहाँ से। नाउ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जैसे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मीन्स राइज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड के साथ जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। नाउ कमिंग टू आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स क्या होती हैं? ये वो लाइन होती है, वो इमेजिनरी लाइन जो कि मैप पे ड्रॉ की जाती है, जो ज्वाइन करती है प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर को रिड्यूस टू सी लेवल। रिड्यूस टू सी लेवल इज इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि इसमें ऑल्टीट्यूड को नहीं लिया जाता, सी लेवल से जो है इसको कंसिडर किया जाता है। नाउ रेडिएशन विंडो किसे कहते हैं? माउंटेन्स को मेनली रेडिएशन विंडो कहा जाता है। क्यों? बिकॉज बोथ जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है और जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग हाइट ऑफ द माउंटेन। यानी कि जैसे जैसे माउंटेन की हाइट इंक्रीज होती जाएगी, अब सन यहाँ पे है, राइट, अब सन की एनर्जी यहाँ एकदम से पहुंच जाएगी, तो ये ज़्यादा इंसोलेशन लेगी कंपेरेटिव टू, मानो यहाँ की आपकी वैली वाला पोर्शन है इससे, इसके कंपैरिजन में, राइट। इसी तरह से अगर माउंटेन ने अपनी एनर्जी एमिट करनी हो, तो अगर जैसे जैसे इसकी हाइट और भी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे जो है ये रेडिएशन भी वापस जो है क्या करेगा? ज़्यादा भेजेगा, राइट। तो इसको कहते हैं रेडिएशन विंडो। और सेंसिबल हीट क्या होता है? सेंसिबल हीट होता है वो एनर्जी जो कि थर्मामीटर में मेजर की जाए और कुछ टाइम के लिए स्टोर भी की जाए, उसको सेंसिबल हीट कहते हैं, राइट। नाउ एवरीबडी, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको ये जो है PDF चाहिए तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर एक दिया है, आप मुझे इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF आपको जो है एक मिनिमम अमाउंट होगा, उसके अंदर मिल जाएगी, आई थिंक 10 रुपये में मिल जाएगी, नॉट मोर देन दैट। तो अगर आपको चाहिए तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी चाहिए होगी, दैट्स ओके, राइट। अगर आप कुछ दूसरा मटेरियल भी चाहिए होगा, देन यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर. So that's all from my side. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe the channel, and please do share with your friends. Okay everyone, that's all from my side. Bye and take care.